हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू यूट्यूब चैनल प्राइड एडिफिकेशन। मैं आपका दोस्त अनुपम। आज भारतीय अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के पार्ट 5 को हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 5 में भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। इसमें हम लोग क्वेश्चन केवल 20 रखे हैं, लेकिन 20 क्वेश्चंस में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। उनको वन बाय वन पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? न्यूनतम मुद्रा कोष प्रणाली के आधार पर करेंसी जारी करता है। देखिए, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्वेश्चन क्या कह रहा? हु इज इशू द करेंसी बेस्ड ऑन द मिनिमम रिजर्व सिस्टम। भारत में करेंसी इशू करने का जो सिस्टम है उसका नाम क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम। सबसे पहले हम लोग इसी को जान लेते हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में कहता है कम से कम हमारे पास 200 करोड़ की परिसंपत्ति होना आवश्यक है। अगर 200 करोड़ की परिसंपत्ति नहीं है तो करेंसी इशू ही नहीं हो सकती है। ठीक, अब 200 करोड़ की संपत्ति को कैसे क्लासिफाई किया गया है देख लीजिए। उसमें कहा गया है 115 करोड़ रुपए का आपके पास क्या होना चाहिए? गोल्ड। ठीक है, और 85 करोड़ रुपए का हमारे पास क्या होना चाहिए? फॉरेक्स, विदेशी प्रतिभूतियां। अगर ये होगा तभी हम लोग करेंसी नोट इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि कॉमर्शियल या वाणिज्यिक बैंक या व्यापारिक बैंक। देखिए, कॉमर्शियल बैंक या वाणिज्यिक बैंक वो होते हैं जिनका सिर्फ उद्देश्य होता है बेनिफिट इशू करना, बिजनेस करना, ना कि करेंसी नोट इशू करना। तो पहला ऑप्शन पूरी तरह गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मेन काम है वेलफेयर, ना कि करेंसी नोट को इशू करना। क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ध्यान से देखिए, तीसरा ऑप्शन केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, आरबीआई एक्ट 1934 में कहा गया है कि रिजर्व बैंक का जो नोट छापने का एक अधिकार है वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो रिजर्व बैंक हमारा नोट छाप सकता है। तो करेंसी नोट कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक हो। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लेकिन इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री दिया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नोट जारी करता है, लेकिन 1 रुपए के मूल्य वर्ग का नोट से मात्र, और उसमें वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव के साइन होते हैं। और समस्त मूल वर्ग के नोटों को छापने का एक अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक के इंडिया के पास। तो इस तरह हमारे क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां क्या है? ठीक है, दैट इज अ सिस्टम, वाटर सिस्टम। देखिए क्या होता है वाटर सिस्टम? पहले हम लोग वस्तु विनिमय या वाटर सिस्टम कहते हैं। जिस समय हमारे पास क्या पेपर करेंसी नहीं था तो उस समय हम लोग वस्तु विनिमय करते थे कि वस्तु के बदले वस्तु देते थे। क्या कमियां रही कि वस्तु विनिमय आगे न चल पाया और वाटर सिस्टम फ्लॉप हो गया? पहला ऑप्शन देखते हैं, आवश्यकताओं का सहयोग। ठीक है, देखिए आवश्यकताओं का सहयोग बिल्कुल सही बात है। पहला ऑप्शन, ये कमियां बिल्कुल सही थी कि आवश्यकताओं का सहयोग होता था। किसी के पास कौन सी वस्तु ज्यादा है और किसी के पास कम है, तो बार्टर अच्छे से काम नहीं कर पाया, फ्लॉप हो गया। दूसरा, एक सामान्य मूल्य मापक इकाई का अभाव। ठीक है, लैक ऑफ द कम्युनिकेशन यूनिट ऑफ द वैल्यू। देखिए, अलग अलग जगहें थी और अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्या थे? यूनिट और वैल्यू थे। इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है कि वैल्यू नहीं कर पाए। विभाजन में कठिनाई। ठीक है, डिफिकल्टी ऑफ द स्प्लिटिंग। कैसे विभाजन? हम बांट नहीं सकते थे बराबर, बार्टर सिस्टम की ये भी। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज एबव, इसमें चारों ऑप्शन जो हैं वो वेरी करते, मतलब ए बी सी तीनों वेरी करेगा तो उपयोग सभी। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका सही हो गया। ध्यान से देखिए, ऑप्शन अगर पढ़ के करेंगे तो क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, शुद्ध मांग जमाओं में शामिल है। नेट डिमांड डिपॉजिट इन द इंक्लूडेड। किसमें नेट डिमांड इंक्लूडेड होता है? ठीक है, ऑप्शन पहला देखिए, बैंकिंग दावे, द बैंकिंग क्लेम। बैंकिंग क्लेम में क्या नेट डिमांड होता है? अगर आपने पढ़ रखा है तो तुरंत आप बता देंगे होता है। ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, नेट डिमांड लायबिलिटीज जो है वो हमारी बैंकिंग क्लेम में नहीं शामिल है। बैंकिंग दावे शामिल नहीं होते हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दूसरे ऑप्शन का बिल्कुल क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। बैंकिंग क्लेम इज नॉट द इंक्लूडेड, ए और बी। तो ऑप्शन नंबर ए भी आपका नहीं होगा और ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। और फिर जब ए और बी नहीं होगा तो ए और बी सी दोनों कैसे हो सकते हैं? तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन डी सही हो गया कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। ठीक,
देखिए नेट डिमांड लायबिलिटीज में हमारी जो भी हमारे एक साल में डिप्रिसिएशन हुआ है, जो लॉस हुआ है, वही केवल शामिल होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फिर आ गई वही जो क्वेश्चन नंबर पहले पे हमने उठाया था, 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है। देखिए अब हो गया, मैंने बोला था कि 1 रुपए का नोट छोड़ के सभी मूल्य वर्ग के नोटों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो बिल्कुल सही बात है, केंद्रीय बैंक इसमें ऑप्शन ए नहीं होगा, गलत हो गया। वित्त मंत्रालय बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। व्यापारिक बैंक नोट छापने का अधिकार रखती ही नहीं है, और ए और बी ऑप्शन हो ही नहीं सकता, केवल बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर फाइनेंस कमीशन के बारे में समझ लीजिए। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन होता है, और इसका गठन भारत का राष्ट्रपति करता है। 5 साल के लिए फाइनेंस कमीशन होता है। पहला फाइनेंस कमीशन 1 अप्रैल 1951 को केसी नियोगी की अध्यक्षता में गठित किया गया। प्रेजेंट में 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है, जिसके अध्यक्ष श्री NK सिंह हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। हु इज द सप्लाई ऑफ द मनी, कौन मुद्रा की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए कहता है गवर्नमेंट। मैंने फिर कहा है कि मुद्रा की आपूर्ति गवर्नमेंट नहीं करती है, केवल मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, कॉमर्शियल बैंक। देखिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक कौन होते हैं। रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में जो शामिल बैंक हैं वो सब हमारे भारत के कॉमर्शियल बैंक हैं। द रूल्स एंड रेगुलेशन द फॉलो ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो मुद्रा की पूर्ति कौन करता है, कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक करता है। केंद्रीय बैंक मैनेजमेंट करता है लेकिन पूर्ति नहीं करता है। ऑल ऑफ द अबव हो गए नहीं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रोफेसर WRL, ठीक है, कॉलम एंड द फाउल इजिंग मुद्रा के कितने भागों में बांटा गया। इन्होंने क्या बताया था, देखिए इन्होंने एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को बताया था, और इस प्रोसेस को लेकर आए थे, ये राइटर थे, इन्होंने एक इकोनॉमिक्स की बुक लिखी थी, और उसमें उन्होंने बताया था कि मुद्रा को कितने कॉलम में बांटा गया है। ठीक, तो उन्होंने मुद्रा को 3 कॉलमों में बांटने की बात कही थी, और वहां पे उन्होंने बताया था कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगर भारत में बात करते हैं कि मुद्रा को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो भारत में M1, M2, M3 और M4 4 तरह की मुद्राओं के रूप में बांटा गया है। ठीक, तो यहां ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, चेक को विनिमय के रूप में स्वीकार किया जाता है। वाई द चेक इज द एक्सेप्ट एंड एक्सचेंज। देखिए चेक जो है वो प्रोमिसरी नोट का पार्ट होता है, पहले तो ये क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, यह एक वैधानिक मुद्रा है, दैट इज द लीगल टेंडर मनी, वैधानिक मुद्रा होगा, ऑप्शन ए कह रहा है। होगा तो बताइए, नहीं होगा तो आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो कहने का मतलब है वैधानिक मुद्रा नहीं है। ठीक है, जब तक वैधानिक नहीं है, जब तक चेक को क्या है, वेरीफाइड ना कर लिया जाए। या एक गैर वैधानिक है, दिस इज ए इनलीगल करेंसी। देखिए हम चेक को इनलीगल नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक वो क्या होती है, बस यह लोगों के विश्वास पर चलती, इज द लीव ऑफ द पीपल ऑफ ट्रस्ट। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है कि लोगों के विश्वास पे ही चलती है। कैसे लोगों के, चेक विनिमय के रूप में स्वीकारा जाता है। हमने किसी को चेक दिया, ठीक है, और सपोज उसने चेक को स्वीकार कर लिया कि मुझे करेंसी मिल गई, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में पैसे ही नहीं, जैसे चेक लगाया चेक बाउंस कर जाता है। तो चेक क्या विश्वास पे ही तो है, क्रेडिट पे है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन की वैल्यू को समझिए, और तभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन सही हो पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रा के प्रकार, टाइप ऑफ मनी। देखिए मुद्रा जो है वो कई टाइप्स की होती हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि कौन सी मनी है जो मुद्रा के प्रकार में आती है। ठीक है, अब देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, आदेशित मुद्रा, ठीक है, फेट मनी। ठीक, देखिए ऑर्डर करेंसी वो होती है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 1000 रुपए का नोट हो गया तो ऑर्डर करेंसी हो गई। ठीक है, आदेशित मुद्रा हो गई, फेट करेंसी हो गई। ठीक, अब पूर्णकार, फुल बाउंडेबल मनी। ठीक, जब हमारे वैल्यू को कहीं पे रखा जाए बॉन्ड डिवेंचर के रूप में, तो हमारी फुल वैल्यू के रूप में कार्य करती है, तो ये भी हमारा क्या है, मुद्रा के प्रकार है। ठीक, न्यायस मुद्रा, क्रेडिट मनी।
अब क्रेडिट मनी का मतलब ये होता है कि जब बैंक हमें लोन देती है तो क्रेडिट पे ही देती है, तो न्यास मुद्रा होती है क्रेडिट मनी। तो ऑल ऑफ दीज। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन कोई आते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से आपको चारों ऑप्शन पता होने चाहिए, उनको समझने की कोशिश है, तभी आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो पाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, जनता के पास करेंसी से हमारा अर्थ क्या है? विद द पीपल ऑफ करेंसी विद द पीपल। ठीक, वी हैव द मीनिंग ऑफ द करेंसी विद द पीपल। ठीक, अब देखिए कहने का मतलब है जब हम करेंसी नंबर M1 पढ़ते हैं तो उसमें एक फार्मूला बताता है। M1 में ये फार्मूला बताता है C प्लस डी डी एंड OTC। C मतलब करेंसी विद पीपल, DD मतलब करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट, OT मतलब अदर डिपॉजिट हो गया। ठीक है, तो ये फार्मूला M1 का इसमें लगता है। ठीक, अब क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा कि क्या है, मांग जमाए डिमांड डिपॉजिट है जो करेंसी जनता के पास है, नहीं वो तो बैंक के पास है ना, मांग डिपॉजिट कहाँ हो सकती है। ठीक, सिक्के कॉइन्स डिपॉजिट का पार्ट है, नोट डिपॉजिट का पार्ट है, तो क्या हो जाएगा B और C, D ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगर आपको फार्मूला पता है तो क्वेश्चन का बहुत आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिक्के भी पब्लिक के पास है, नोट भी पब्लिक के पास है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट तो बैंक के पास है ना, जनता के पास नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एग्जिम बैंक। एग्जिम का मतलब क्या है? आयात निर्यात बैंक, जिसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कहते हैं। अब ये कब स्टैब्लिश हुआ था, इसका वर्किंग क्या है? ठीक, तो देखिए एग्जिम बैंक जो स्टैब्लिश हुआ था वो वर्ष 1982 में, 1982 में। अब इसका काम होता है आयात और निर्यात। ठीक, एक देश से दूसरे देश में, हमारे देश में कितना आयात होगा कितना निर्यात होगा, इसके लिए हमें जो लोन के फाइनेंस की सुविधा है वो हमें एग्जिम के माध्यम से प्रदान होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक इज एट द एपेक्स ऑफ द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंडिया। निम्नलिखित में कौन सा उद्योगों में वित्त संस्थानों से जुड़ा है? ठीक, अब इसमें देखिए चारों ऑप्शन हमारे इंग्लिश में दिया। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC, ठीक, ये हमारा वित्त संस्थानों से जुड़ा है। ठीक, दूसरा ऑप्शन है, देखिए ये पूरा नाम नहीं है इसलिए ये नहीं जुड़ा है, क्योंकि इसका नाम जो होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फाइनेंशियल होता है। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट का पार्ट है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ ही नहीं सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, देखिए आपने IDBI का नाम सुना होगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यही हमारा है जो इंडस्ट्रियल उद्योगों से जुड़ा है। इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देखिए ये जो है उसका नाम है ICICI। ठीक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट पे है लेकिन इंडस्ट्रियल से नहीं जुड़ा है, तो ICI बैंक ना होके ऑप्शन हमारा IDBI, तो C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक है, रीफाइनेंस बाय नाबार्ड। ठीक, निम्नलिखित में नाबार्ड को रीफाइनेंस नहीं दिया जा सकता है। देखिए नाबार्ड हमारा जो है, पहले तो हम नाबार्ड को ही समझ लेते हैं। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ठीक, आप देखिए नाबार्ड को स्टैब्लिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया था। ठीक, अब इसमें कहा है कि नाबार्ड कौन से बैंक के रूप में काम करता है और कैसे काम करता है। देखिए यहाँ क्या है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। देखिए नाबार्ड जो है शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक के रूप में कार्य नहीं, देखिए रीफाइनेंस नहीं कर सकता है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक को नाबार्ड फाइनेंस कर सकता है, ठीक है, इसमें नहीं करने की बात कही है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक, आपको पता है नाबार्ड पूरी तरह मॉनिटरिंग जो करता है वो RRBs की करता है, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन आपका मिल गया C ऑप्शन इज करेक्ट। एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए नाबार्ड कोई काम नहीं करता। स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक है जिसको हम लोग भूमि विकास बैंक कहते हैं, नाबार्ड इसके लिए भी काम करता है, तो C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में किसको बैंकर चेक कहा जाता है? कौन सा ऐसा होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कार्ड फॉर द बैंकर चेक, डिमांड ड्राफ्ट, डेबिट कार्ड, पे कार्ड और फिक्स डिपॉजिट। अब आपको चारों ऑप्शन या तो पता होने चाहिए या तो आपको करेक्ट क्वेश्चन का वो। देखिए बैंकर चेक जो होता है वो DD, जिसको हम लोग डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि DD जो होता है वो हम बनाते हैं और जहाँ पे पे करना होता है वहाँ पे हम चेक कर देते हैं, तो ये हमारा बैंकर चेक है। डेबिट कार्ड जो है वो चेक के रूप में नहीं, पे ऑर्डर और फिक्स डिपॉजिट जो होता है ये चेक के रूप में काम नहीं करता। द मेन फंक्शन ऑफ द एग्जिम बैंक, ठीक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आयात निर्यात बैंक का मेन काम क्या होता है?
मैंने आपको अभी इसके पहले क्वेश्चन में इसको बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया था कि क्या करता है। विदेशी लेन देन से आरबीआई की मदद करता है? नहीं। टू प्रिवेंट अंडरस्टैंड ट्रांसफर ऑफ द वो, ठीक है, क्या करता है? अननेसेसरी जो हमारे ट्रांसफर से उनको रोकता है? नहीं। टू प्रमोट द एक्सपोर्ट एंड क्रेडिट एंड इम्पोर्ट, आयात निर्यात को बढ़ावा देता है क्योंकि उनको लोन देता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विदेशी मुद्रा को संरक्षण आरबीआई करता है, नाबार्ड एग्जिम का कोई काम नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी जे है। क्या करता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को, क्रेडिट को प्रमोट करता है। मैच द करेक्ट, ठीक है, कॉम्बिनेशन इज द करेक्ट। अब इसमें दिया गया किसका संबंध किससे है? ऑप्शन ए में है नाबार्ड इंडस्ट्रियल लोन है। अब आप देख रहे हो, पढ़ चुके हो, कई बार आपको क्लियर कर रहे थे कि यह नाबार्ड इंडस्ट्रियल लोन में है, ठीक है, विच इज करेक्ट, गलत, पहले ऑप्शन गलत है। आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ना कि सार्टम से, सार्टम तो सिड भी करता है, ये भी आपका गलत है। रिजर्व बैंक लॉन्ग टर्म लोन देता है, ठीक, रिजर्व बैंक सार्टम भी लोन देता है। अब इसमें उन्होंने कहा है कि आरआरबी एग्रीकल्चर फाइनेंस, देखिए बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए रीजनल रूरल बैंक का कॉन्सेप्ट ही है कि क्या, एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना जो हुई थी 2 अक्टूबर 1975 को भारत में 5 जगह आरआरबीज खोले गए थे, ठीक, और आज हमारे भारत के सभी राज्यों में लगभग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम करते हैं, रीजनल रूरल बैंक, ठीक है। Who among the following has never held the post of the गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ठीक, निम्नलिखित में कौन सा रिजर्व बैंक के गवर्नर का पदभार कभी नहीं संभाला? जब ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो ये पता होना चाहिए कि रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे और कब कब थे। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। सी रंगराजन बहुत फेमस नाम है, सभी को पता है, देखिए 1992 में आरबीआई के गवर्नर बने थे, ठीक। मनमोहन सिंह सबको नाम पता है, 1982 में बने थे आरबीआई के गवर्नर। तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गए आपके, ठीक। अब ऊषा थरोट और एल के झा, तो देखिए एल के झा 1967 में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे, लेकिन ऊषा थरोट जो थी वो डिप्टी गवर्नर थी आरबीआई की, ना कि गवर्नर थी। बस ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता। अगर चारों ऑप्शन का पता है तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हो जाता। स्टॉक एक्सचेंज प्ले एंड रोल ऑफ द इकोनॉमी विच मे बी द टर्म्स है, अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंज की भागीदारी किस तरह से बताया जा सकता है? देखिए हमारे स्टॉक एक्सचेंज की भागीदारी को किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में बताया गया। कम लाभ का पद, देखिए स्टॉक एक्सचेंज को ये थोड़ी ना बताया कि कम लाभ का पद हो गया, ठीक। उपयुक्त में से कड़ी की निगरानी करना, स्टॉक एक्सचेंज, हाँ देखिए स्टॉक एक्सचेंज जो भी तुम्हारा यूजफुल बट नीडेड स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस हैं, क्योंकि यही काम करता है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। हार्मफुल पूंजीवादी को हानिकारक करने के लिए नहीं। और उसके बाद है मुद्रास्फीति को रेगुलेट, वो तो आरबीआई करता है, तो बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन नंबर 17 में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? व्हाट इज द मेन सोर्सेस ऑफ द रिजर्व टू मीट डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स, विभिन्न में कौन सा पूरा करके राजस्व का स्रोत है? रेवेन्यू, राजस्व का स्रोत कौन सा है? एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, ठीक है। अब उसके बाद इंटरनल बारोइंग या इनकम टैक्स। देखिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा अगर राजस्व का स्रोत है तो इंटरनल बारोइंग है। इंटरनल बारोइंग का मतलब राजस्व, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, और ये सब हमारे डायरेक्ट सोर्सेस हैं, ठीक है, कि एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स पॉलिसी आर डिफर्ड अंडर द, सरकार के खर्च में टैक्सेशन के अंतर्गत कौन आता है? ट्रेड पॉलिसी, बजट, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। देखो अगर आपको ऑप्शन उठा लो तो एक एक करके आपको क्लियर। ट्रेड पॉलिसी, देखिए मैंने कहा सरकार के खर्च में आती नहीं ट्रेड पॉलिसी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो गया। बजट गवर्नमेंट का 1 साल का लेखा जोखा होता है, लेकिन फिजिकल पॉलिसी जो होती है वो सरकार के खर्च के लिए आती है, और मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई शामिल करती है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द फॉलोइंग इज नॉट, ठीक, एंड इंडिकेट टैक्सेस, निम्नलिखित में कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? लैंड रेवेन्यू, कस्टम ड्यूटीज, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल टैक्स। देखिए लैंड रेवेन्यू जो है वो हमारा कहाँ का कर है? वो
अप्रत्यक्ष कर नहीं है, ठीक। वो हमारे अप्रत्यक्ष कर में कस्टम, इंटरटेनमेंट, सेल टैक्स, ये सब हमारे अप्रत्यक्ष कर हैं। तो हमारे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि टैक्स डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अब तो गवर्नमेंट ने एक कैस कर दिया, जीएसटी, गुड एंड सर्विस टैक्स। आई होप प्राइड यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा लग रहा है, सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। आई थिंक आगे भी हम लोग इस श्रृंखला में चलेंगे और अच्छे क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।